नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम करने जा रहे हैं घटना चक्र दृष्टि का पार्ट 5। ठीक है, हमने राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेक्शन ख़त्म कर लिया था कल। आज शुरू करने जा रहे हैं विधिक परिदृश्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? पेटेंट संशोधन अधिनियम नियम जो 2021 में आया है। देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा पेटेंट अधिनियम जो 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन करने के लिए पेटेंट संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन क्या होगा? 21 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया है इसमें? नवीन संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पेटेंट फीस में कितने 80% तक की कटौती की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? नवाचार और नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। अभी तक यह लाभ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। ठीक है, अभी तक सिर्फ सरकार के स्वामित्व वाले सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध था। किसी शैक्षिक संस्थान से आशय केंद्रीय, प्रांतीय, राज्य नियमों द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विद्यालयों से है। इसमें केंद्र, राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत कृषि प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा प्राधिकृत कृषि प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे। विभिन्न प्रयासों के परिणाम स्वरूप पेटेंट की जांच में लगने वाला जो समय था वो वर्ष 2015 के औसत, वर्ष 2015 में कितना औसत था? 72 महीने से घटकर वर्तमान में कितना हो चुका है? 12 से 30 महीने हो गया है, जो प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इसके अलावा क्या दिया है? पेटेंट आवेदनों के अंतिम निपटान का समय, जिसमें अब तक वर्ष लग जाते थे, अब कितना हो गया है? ये लगभग 48 महीने हो गया है। पेटेंट आवेदन के अंतिम निपटान का समय 2021 के अंत तक कम होकर औसतन 24 से 30 महीने रह जाएगा। ठीक है, 2021 के अंत तक यह कितना रह जाएगा? 24 से 30 महीने। ड्रोन नियम 2021 लाया गया है। मानव रहित विमान प्रणाली, ठीक है, UAS अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसको कहते हैं, आमतौर पर ड्रोन के रूप में ही इसको जाना जाता है। ठीक, 25 अगस्त 2021 को नगर विमानन मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली जारी की गई थी। इसमें क्या दिया गया है? इससे पूर्व मार्च 2021 में मंत्रालय द्वारा ड्रोन नियमावली 2021 प्रकाशित की गई थी, जिसमें स्टार्टअप, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों ने क्या किया? इसमें अन्य हितधारकों ने स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक माना था, क्योंकि इसके तहत क्या होता था? इसके तहत अधिक कागजी कार्रवाई के साथ साथ ड्रोन के प्रत्येक उड़ान हेतु कई अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी अभी तक। इसके अतिरिक्त क्या होता था? मुफ्त उड़ान रहित जोन, ठीक है, जो फ्री टू फ्लाई जोन, ग्रीन जोन जिसको कहते हैं, की उपलब्धता भी पहले क्या थी? बहुत कम थी। अब प्राप्त सुझावों के आधार पर केंद्र सरकार ने मार्च 2021 में प्रकाशित जो नियमावली प्रकाशित किया है उसको रद्द कर उसके स्थान पर एक नई, जो कि उदार ड्रोन नियमावली 2021 को लागू करने का निर्णय किया है। इसमें क्या क्या है? इसमें फैक्ट, जो नए नियम होंगे इसके तहत क्या होगा? अनेक अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं। जो बहुत सारे अनुमोदन मिलते थे उसको समाप्त कर दिया गया है, जैसे विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार, इन सब को समाप्त कर दिया गया है। जो प्रपत्रों की संख्या थी वो पहले 25 थी, अब इससे घटकर 5 एवं 72 प्रकार के शुल्कों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 4। ठीक है, प्रपत्रों की संख्या 5 हो गई है और शुल्कों की संख्या जो पहले 72 प्रकार की थी अब 4 प्रकार की हो गई है। शुल्क की मात्रा जो थी उसको भी घटाकर नाम मात्र स्तर का कर दिया गया है। ठीक है, ड्रोन के आकार से कोई संबंध नहीं है। उदाहरण क्या है? इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क जो बड़े ड्रोन है तो 3000 रुपये का था, उन सभी श्रेणियों के ड्रोन के लिए घटाकर कितना कर दिया गया है? अब 100 रुपये कर दिया गया है। और यह कितने वर्षों तक वैध होगा? 10 वर्षों तक वैध होगा। विभिन्न प्रकार के जो अनुमोदन हैं इनको प्राप्त करने हेतु व्यवसाय के अनुकूल क्या किया गया है? सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के रूप में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का निर्माण किसके लिए किया जाएगा? सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के लिए।
इसमें क्या है, इसमें मानव हस्तक्षेप मानव हस्तक्षेप बहुत ही न्यूनतम होगा। अधिकांश अनुमतियाँ कैसी होगी, स्वजनित होगी, मतलब आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, स्वजनित सारी अनुमतियाँ होगी। जो ग्रीन जोन थे वो क्या था, वो 400 फीट थे पहले, 120 मीटर तक हवाई अड्डों की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र थे में 200 फीट, ठीक है, 60 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक ड्रोन उड़ाने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हवाई अड्डे की परिधि से पीले जो येलो क्षेत्र थे को 45 किलोमीटर से घटाकर कितना कर दिया गया है, 12 किलोमीटर। 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर तक कर दिया गया है इसको, ठीक है। जो माइक्रो ड्रोन होंगे जो गैर व्यापारिक इस्तेमाल हेतु यूज़ किए जाते हैं, नैनो ड्रोन हेतु रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता भी अब नहीं होगी। इसके अलावा क्या दिया गया है, भारत में पंजीकृत जो विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, कंपनियों के द्वारा जो ड्रोन संचालन पर अब कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है इन पे, ठीक है। जो विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, ड्रोन और ड्रोन के जो पुर्जे हैं उनके आयात को विदेशी व्यापार महानिदेशालय, ठीक, DGFT, जिनका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, द्वारा नियमित किया जाएगा। इस नियम के तहत क्या होगा, ड्रोन कवरेज को 300 किलोग्राम से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 किलोग्राम कर दिया है। ड्रोन टैक्सी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा क्या है, नियमों के उल्लंघन हेतु जो अधिकतम जुर्माने की राशि थी को घटाकर कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिकतम कितना, 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, ठीक है, NPNT रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेसिंग आदि जैसी सुरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन हेतु उद्योग को, ठीक है, उद्योग को 6 माह का समय दिया जाएगा। व्यापार अनुकूल नियम बनाने हेतु ड्रोन संवर्धन परिषद, ड्रोन प्रमोशन काउंसिल, DPC की स्थापना भी की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया है उसके बारे में है। ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक, और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 10 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा 11 अगस्त लोकसभा द्वारा और 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी इसको। इसके बाद ये विधेयक 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में अधिसूचित हो गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, 19 अगस्त 2021 को 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 ये अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इनकी पहचान करना और राज्यों को की शक्ति को बहाल करना है। यह संशोधन क्या है, यह 5 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने हेतु आवश्यक था। मई 2021 में क्या था कि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय के अनुसार क्या किया था, 102वां संविधान संशोधन था, इसको लागू होने के पश्चात समुदायों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने और बाहर करने की राज्यों की शक्ति क्या हो गई थी, ये समाप्त कर दी गई थी। जो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम था, यह 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लास, को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही यह अधिनियम सभी उद्देश्यों हेतु किसी भी राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रदान करता है। और जो नवीनतम संशोधन है उसमें क्या है, नवीनतम संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य हेतु ही सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकता है। यह केंद्रीय सूची, ये जो केंद्रीय सूची है जो केंद्र सरकार द्वारा तैयार की जाएगी, और नवीनतम संशोधन के अनुसार क्या होगा, प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकेंगे जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। अगला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग संशोधन अधिनियम 2021। इसके बारे में क्या दिया गया है, यह संशोधन विधेयक 10 अगस्त 2021 को लोकसभा में और 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 18 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 तक
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन अध्यादेश 2021 के तहत गठित अधिशासी बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा किए गए कार्य और लिए गए निर्णयों एवं दायित्व को सुरक्षित बनाना है। यह अधिनियम गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने वाली चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम 2021 में संशोधन करता है। 2020 के अधिनियम में होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लिया। 1973 के अधिनियम में क्या था कि माध्यम से होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु केंद्रीय होम्योपैथी परिषद की स्थापना की गई थी। 1973 में इसकी स्थापना की गई थी और 2020 के अधिनियम ने होम्योपैथी शिक्षा और व्यवसाय को विनियमित करने हेतु परिषद के स्थान पर एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया है। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन 5 जुलाई 2021 को किया गया था और उसी दिन 1973 के अधिनियम को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। 2021 का अधिनियम ये निर्दिष्ट करता है कि अधिशासी बोर्ड जो होंगे उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों को 2020 के अधिनियम के तहत किया और माना जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम 2021। इसमें क्या है, जो सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक था 2021, ये 2 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ, 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित किया गया, 18 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, यह अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 का स्थान लेगा, ठीक है। नवीनतम संशोधन के तहत वर्ष 1972 के अधिनियम के अंतर्गत विनियमित होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की जो बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। 1972 के अधिनियम में क्या निर्दिष्ट किया गया है कि जो बीमा कंपनियों में केंद्र सरकार की जो शेयर होल्डिंग है उसकी सीमा कम से कम 51% होने का प्रावधान शामिल था और नए अधिनियम में इस प्रावधान को हटा लिया गया है। नया अधिनियम सामान्य बीमा व्यवसाय की परिभाषा में परिवर्तन करते हुए बीमा अधिनियम 1938 के अधिनियम में दी गई परिभाषा को संदर्भित करता है, जो कि अग्नि समुद्र विधिक बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त कैपिटल रिडेम्पशन और एन्युटी सर्टेन के सामान्य बीमा व्यवसाय में शामिल करता है। जो नया अधिनियम निर्दिष्ट बीमा कंपनियों नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में निदेशकों की नियुक्ति और नीतिगत निर्णयों में सरकारी नियंत्रण को क्या करता है, ये कम करता है। यह अधिनियम बीमाकर्ता कंपनी के निदेशक की जवाबदेही को भी सीमित करता है। अगला टॉपिक क्या है, संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश संशोधन अधिनियम 2021। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 में 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा की सहमति और 9 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, यह अधिनियम संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 की अनुसूची के भाग 18 को संशोधित करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है, ठीक है। किस लिए लाया गया है, अरुणाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए। वर्तमान में क्या है, अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं। दृष्टांत सूची में कितने समुदाय हैं, 18 समुदाय हैं। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित समुदाय के लोगों को प्रदान किए जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा। यह अधिनियम क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जातियों की ओर से ओबोर, ठीक है, ओबोर जनजाति को हटाता है। ओबोर जनजाति के बारे में मूल सूची क्या है, ओबोर जनजाति ये सूची से हटाई गई है और खमपाती, ताई खामती, ठीक है, प्रस्तावित बदलाव। मिश्मी, इदू और तारोन, मिश्मी कामून जिनको क्या कहा जाता है, मिजू मिश्मी, इंदू जिनको मिश्मी और तारोन दिगारू मिश्मी, ठीक है, ये बदलाव होंगे। जो मोम्बा जनजाति है ये मूल सूची में थी, अब इसको मोम्पा,
मेम्बा, सतरंग और क्या है, साजोलांग मिजी। ठीक है, कोई जो नागा जनजाति थी उसको नोक्टे, तांगसा, तुत्सा और वांचो, इसमें बदलाव किया गया है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी नियम संशोधन अधिनियम 2021। निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम विधेयक 2021 4 अगस्त को राज्यसभा द्वारा और 9 अगस्त को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 13 अगस्त को राष्ट्रपति की इस सहमति इसको प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसके लिए, यह अधिनियम क्या करेगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 में संशोधन करेगा। संशोधन अधिनियम 1921 के बैंकों पर प्रतिबंध होने पर भी जमाकर्ताओं की उनके अपने धन तक आसान एवं समयबद्ध पहुंच में सक्षम बनाता है। ये क्या है, मोराटोरियम जैसे प्रतिबंधों के कारण बैंकों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में अस्थायी रूप से असमर्थ होने पर जमाकर्ता निगम द्वारा अंतरिम भुगतान के माध्यम से जमा बीमा कवर तक सीमा तक अपनी राशि का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञातव्य है कि DICDG अधिनियम 1961 के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बैंक जमा और गारंटी क्रेडिट पर इंश्योरेंस देने हेतु कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। नवीनतम अधिनियम में किसी भी बैंक के स्थगन की स्थिति में उसके ग्राहकों को 90 दिनों के अंदर अपनी जमा राशि में से अधिकतम 5 लाख रुपए निकालने की सुविधा प्रदान की गई है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष क्या है, पिछले वर्ष 2020 में सरकार द्वारा जो बीमा कवर था वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख रुपए, जो वर्ष 1993 में से अपरिवर्तित था। ठीक है, 1993 से कितना था, ये 1 लाख था, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 5 लाख। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021। इसमें क्या दिया गया है, यह 6 अगस्त को लोकसभा में पारित किया गया, 9 अगस्त को राज्यसभा में और 13 अगस्त 2021 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, यह अधिनियम आयकर अधिनियम 1961 और वित्तीय अधिनियम 2012 में संशोधन करता है। 2012 के अधिनियम ने आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया था ताकि विदेशी कंपनी के शेयरों की बिक्री से अर्जित आय पर पूर्वव्यापी, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर कर देयता को लागू किया जा सके। अधिनियम 2021 में प्रावधान है कि यदि लेन देन 28 मई 2012 से पहले किया गया है तो भारतीय संपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए कथित पूर्वव्यापी संशोधन के आधार पर भविष्य में किसी कर टैक्स की मांग नहीं की जाएगी। जो नवीनतम संशोधन का उद्देश्य क्या है, कर संबंधी जो निश्चितता है, ठीक है, उसको लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने पर आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाए। अगला टॉपिक क्या है, अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। इसमें क्या है, भारत सरकार द्वारा अनुपयोगी अधिकरणों की समाप्ति एवं समरूप अधिकरणों का विलय करने हेतु 2015 से प्रयास किया जा रहा है और वित्तीय अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने 7 अधिकरणों का उत्पादन कर दिया था और उसी कड़ी में अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 लाया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, अधिकरण सुरक्षा अधिनियम 2021, ठीक है, अधिकरण सुरक्षा अधिनियम 2021 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था, लोकसभा द्वारा 3 अगस्त को, राज्यसभा द्वारा 9 अगस्त को और 13 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। ठीक है, इस अधिनियम ने अप्रैल 2021 में जारी ऐसे ही एक अध्यादेश का स्थान लिया था। अधिकरण क्या है, ये कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं, ठीक है, जिन्हें कुछ खास विषयों के मामले देखने के लिए बनाया जाता है। यह अधिनियम 2021 में विभिन्न अपीलीय अधिकरणों यथा फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण, विमानपत्तन अपीलीय अधिकरण, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण तथा अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 2021 में खोज सह चयन समिति की स्थापना का प्रावधान शामिल है, जो विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन करेगी। इसके बाद क्या दिया है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट
और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है। राज्य प्रशासनिक अधिकरणों हेतु पृथक खोज सह चयन समिति होगी और अधिनियम 2021 के अनुसार किसी अधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए। अगला टॉपिक क्या है? राष्ट्रीय जनजाति क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता। ठीक है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता लंबे समय से क्या है? ये चिंता का विषय रही है। एनसीआर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग जो कमीशन है के गठन के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश लाया गया। यह अधिनियम इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में जो वायु की गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम 2021, इसको 4 अगस्त को लोकसभा द्वारा और 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। 12 अगस्त को राष्ट्रपति की सहमति के साथ यह अधिनियम बन गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के बेहतर समन्वय, अनुसंधान, उन्हें पहचानने और उनका समाधान निकालने के लिए आयोग के गठन का प्रावधान करता है। निकटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी तथा एनसीआर क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इस अधिनियम के माध्यम से क्या होगा? वर्ष 1998 में एनसीआर में स्थापित पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण प्राधिकरण इसको समाप्त कर दिया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों या आयोग के आदेशों अथवा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की कैद या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया है। यद्यपि आयोग पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट पर्यावरणीय मुआवजों के अनुसार किसानों को मुआवजा वसूल करती है। आयोग ने सभी आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। इसमें क्या है? 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित कर दिया। नियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 में संशोधन का प्रावधान करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? इस नियम के तहत 2022 तक कम उपयोगिता वाली चिन्हित एकल प्रयोज्य, ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के प्रयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का प्रावधान शामिल है। 1 जुलाई 2022 से पॉलीस्टीरीन, विस्तारित पॉलीस्टीरीन समेत विभिन्न एकल उपयोग वाली जो प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित किया जाएगा। 30 सितंबर 2021 से हल्के वजन वाले जो प्लास्टिक होते हैं, कैरी बैग की मोटाई, जिनका मोटाई कितनी होती है 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन और 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन तक कर दी गई है, ताकि इनके पुनरुपयोग की अनुमति देकर कचरे की उत्पत्ति को रोका जा सके। अगला टॉपिक क्या है? भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2021। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 29 जुलाई 2021 को लोकसभा द्वारा और 4 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। 12 अगस्त 2021 को इसको राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें? इम्पॉर्टेंट फैक्ट, वर्ष 2021 का अधिनियम भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियमन प्राधिकरण अधिनियम 2008 में संशोधन करता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि अधिनियम ये जो है यह 2008 के माध्यम से भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2008 में ऐसे विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल था जिनका वार्षिक यात्री ट्रैफिक न्यूनतम 35 लाख था। साथ ही केंद्र सरकार किसी भी हवाई अड्डे को एक अधिसूचना द्वारा प्रमुख हवाई अड्डे के रूप में नामित कर सकती थी। अधिनियम 2021 के तहत केंद्र सरकार विमानपत्तनों को समूहबद्ध कर ऐसे किसी समूह को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में अधिसूचित कर सकती है। प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करके हवाई अड्डों के एक समूह के लिए टैरिफ निर्धारण है तो भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण को सक्षम बनाया जाएगा।
इसके बाद अगला टॉपिक क्या है हमारा, आवश्यक रक्षा हेतु अधिनियम 2021, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, ठीक है। इसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को 3 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा और 5 अगस्त 2021 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इसे 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह अधिनियम जून 2021 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा, ठीक है। अधिनियम के तहत केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता और एकता, किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, जनता, शालीनता या नैतिकता के हित के लिए ज़रूरी होने पर आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़ी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी और छंटनी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर सकती है। ये प्रतिबंध क्या होंगे, प्रतिबंध 6 माह तक लागू रहेंगे और 6 माह के लिए और बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, प्रतिबंध का जो आदेश जारी होने के बाद या उसके पहले शुरू की गई हड़ताल और तालाबंदी क्या होगी, ये अवैध होगी। अधिनियम के तहत गैर कानूनी तालाबंदी या छंटनियों के जरिए प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कितना, 1 वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके साथ ही अवैध हड़तालों के लिए भड़काने, उकसाने या जारी रखने या ऐसे उद्देश्य हेतु धन मुहैया कराने वाले लोगों को 2 वर्ष तक की कैद की सज़ा या 15,000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं। इसके अतिरिक्त ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी प्रावधान है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध कैसे होंगे, ये संज्ञेय होंगे और गैर जमानती हैं। यह अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन करता है, जिसमें आवश्यक रक्षा लोक सेवाओं को लोक उपयोगी सेवाओं में शामिल किया जा सके। अगला टॉपिक क्या है हमारा, फैक्टरिंग विनियामक संशोधन अधिनियम 2021, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र को राहत प्रदान करने और उन्हें नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु फैक्टरिंग विनियामक संशोधन विधेयक को संसद द्वारा 29 जुलाई 2021 को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या दिया गया है इसमें, फैक्टरिंग कानून में संशोधन यूके सिन्हा समिति की सिफारिश पर की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी, यूके सिन्हा समिति की सिफारिश पर। और उक्त अधिनियम फैक्ट्री विनियामक अधिनियम 2011 में संशोधन करता है ताकि उन संस्थाओं के दायरे को बढ़ाया जा सके जो फैक्टरिंग व्यवसाय में संलग्न हो सकते थे। अधिनियम 2021 के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ऋण की उपलब्धता में सुधार होगा। इनमें फैक्टरिंग अधिनियम 2021 जो है, इनके प्राप्तव्यों, समानुदेशन एवं फैक्टरिंग व्यवसाय की परिभाषा में बदलाव करता है। आरबीआई के साथ पंजीकृत बिना कोई कंपनी फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। और 2011 अधिनियम के अनुसार अगर किसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो एनबीएफसी को फैक्टरिंग बिजनेस करना है तो उसके लिए क्या नियम होंगे, उस फैक्टरिंग व्यवसाय में लगी वित्तीय संपत्ति और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय दोनों में 50% से अधिक होनी चाहिए। नए अधिनियम में उपयुक्त सीमा को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यह अधिनियम वित्तीयन के दायरे को बढ़ाता है और अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी फैक्टरिंग व्यवसाय करने की अनुमति देता है। अगला टॉपिक क्या है, शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता संशोधन अधिनियम 2021। कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था, एमएसएमई इकाइयों पर पड़ा है और एमएसएमई उद्यमियों पर बढ़ते कर्ज और उनकी इकाइयां बंद होने से उनके दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा। उपयुक्त को संज्ञान में लेकर मार्च 2021 में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष, कौन है इसके अध्यक्ष, एमएस साहू की अध्यक्षता में गठित इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी संहिता 2016 की मूल संरचना के अंदर एक प्री पैक्ड ढांचे, ठीक है, प्री पैकेज्ड ढांचे की सिफारिश की थी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, देशों में कारोबारी वातावरण को सुगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया संशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन विधेयक 2021 28 जुलाई को लोकसभा में पारित हुआ और 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। 11 अगस्त को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।
यह अधिनियम 4 अप्रैल 2021 को प्रख्यापित शोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। यह अधिनियम शोधन अक्षमता और दिवाला संहिता 2016 में संशोधन करता है। इस संशोधन अधिनियम के तहत क्या होगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को तनावग्रस्त होने की स्थिति में एक वैकल्पिक समाधान प्रक्रिया की सुविधा दी जाएगी, ठीक है, जिसे प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कहा जाता है। कम से कम 1 लाख रुपए का डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए आवेदन किया जा सकता है। केंद्र सरकार क्या करेगी, न्यूनतम डिफ़ॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक कर सकती है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021। नारियल विकास बोर्ड संशोधन अधिनियम 2021 30 जुलाई 2021 को राज्यसभा द्वारा और 4 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह अधिनियम नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979 में संशोधन करता है, ठीक है। नारियल उद्योगों के विकास हेतु नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। अधिनियम 2021 नारियल विकास बोर्ड के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के उद्देश्य से संरचना में संशोधन करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है इसमें, अधिनियम 2021 के अनुसार नारियल विकास बोर्ड भारत के बाहर नारियल और उनके उत्पादों के विपणन में सुधार के उपायों की सिफारिश भी कर सकता है। अधिनियम 1979 के अनुसार बोर्ड उन क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के वित्तीयन हेतु सिफारिश करता है जहां नारियल उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अधिनियम 2021 में ऐसे वित्तीय सुविधा को सभी नारियल उत्पादक राज्यों तक विस्तारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे, सीईओ के रूप में कार्य करता है, उस पद अध्यक्ष को नवीनतम संशोधन के माध्यम से गैर कार्य करते, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है। अधिनियम 2021 के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ को अलग पद गठित किया गया है। 1979 के अधिनियम के तहत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका राज्यों के प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल हैं। अधिनियम 2021 के अनुसार चौथे राज्य के तौर पर बोर्ड में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है। नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि के तौर पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश और कौन आ गया है, गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इसमें, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और